ईरान इजराइल में भयानक युद्ध का माहौल बना हुआ है। ईरान के राष्ट्रपति और सुप्रीम लीडर ने हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत का बदला लेने का ऐलान कर दिया है। तो ईरान ने हिजबुल्लाह के नए चीफ कमांडर का नाम भी अब फाइनल कर लिया है। हमारी स्पेशल रिपोर्ट में देखिए, खामनेई को नेतन्याहू का न्यू ऑर्डर। I have a message for the tyrants of Tehran. If you strike us, we will strike you. There is no place in Iran that the long arm of Israel cannot reach, and that's true of the entire Middle East. इजराइल ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो दुश्मन के सीने पर वार करता है, ऐलानिया मारता है और फिर दुनिया को बताता है, ताकि इजराइल के दुश्मनों को सनद रहे कि उससे दुश्मनी का अंजाम क्या होता है। 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में जब नेतन्याहू गरज रहे थे, ईरान को दुनिया के लिए खतरा बता रहे थे, तब शायद ही किसी को अंदाजा था कि अगले कुछ मिनट बाद क्या होने जा रहा है। And last April, for the first time ever, Iran directly attacked Israel from its own territory, firing 300 drones, cruise missiles, and ballistic missiles at us. I have a message for the tyrants of Tehran. If you strike us, we will strike you. There is no place. There is no place in Iran that the long arm of Israel cannot reach, and that's true of the entire Middle East. Far from being lambs led to the slaughter, Israel's soldiers have fought back with incredible courage and with heroic sacrifice. And I have another message for this assembly and for the world outside this hall. We are winning! यूएन में नेतन्याहू का भाषण खत्म हुआ। भाषण के बाद वो अपने होटल में पहुंचे। नेतन्याहू ने हॉटलाइन पर ऑर्डर दिया और बेरूत में बारूद बरसने लगा। अंधेरी रात में स्टेल्थ फाइटर से बरसे बंकर बस्टर हथियार हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को दहला रहे थे। इजराइल का हमला इतना भीषण था कि पूरा बेरूत रह रहकर चुंदिया रहा था। बारूदी धमाके से उठती चिंगारी आसमान छू रही थी। रात भर चला बारूदी तांडव तब तक चला जब तक इजराइल को ये यकीन नहीं हो गया कि हिजबुल्लाह सरगना नसरल्लाह मारा गया है। इजराइल का ऑपरेशन न्यू ऑर्डर जब कंप्लीट हुआ तब तक पीएम नेतन्याहू फोन पर अलर्ट थे। ये तस्वीर इजराइल के पीएम ऑफिस ने जारी की, जिसमें नेतन्याहू नसरल्लाह के खात्मे की तस्दीक तक फोन लाइन पर बने हुए थे। नसरल्लाह को मौत देकर इजराइल ने दुनिया को उसके आतंक से खौफ न खाने का मैसेज भी दिया। אנחנו בסופו של דבר, אחרי תקופה ארוכה של הכנה של הרבה מאוד יכולות ללבנון, התחלנו לממש. גם התקיפה הזו הוכנה במשך זמן רב, היא יצאה בזמן הנכון בצורה מאוד חדה, ואנחנו עכשיו עוברים להכין בצורה מאוד חדה גם את הדברים הבאים. בסופו של דבר, אני מדגיש עוד פעם, מוכנות שיא בכל הגזרות שלנו, כל הכוחות, כולל חבירה לארגונים האחרים, צריך להיות תיאום מאוד טוב, מוכנות מאוד טובה. हिजबुल्लाह चीफ की मौत ने खाड़ी युद्ध को विध्वंसक विस्तार दे दिया है, जिसमें अब ईरान की अघोषित एंट्री हो चुकी है। नसरल्लाह की मौत का अपडेट तेहरान पहुंचने के साथ ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को सीक्रेट लोकेशन पर ले जाया गया। ईरान में हाई लेवल मीटिंग के राउंड पर राउंड चल रहे हैं। سرنوشت این منطقه را نیروهای مقاومت و در دست آنان حزب الله سرافراز رقم خواهد زد. مردم لبنان فراموش نکردند که در روزگاری نظامیان رژیم غاصب تا بیروت را زیر چکمه قرار می‌دادند. ईरान क्या करने जा रहा है?
सुप्रीम लीडर अली खामनेई का वॉर प्लान क्या है? इजराइल से बदला लेने के लिए अब ना हिजबुल्लाह का कोई टॉप कमांडर बचा है, ना ही हमास का। हमास चीफ याह्या सिनवार जिंदा भी है तो सामने नहीं आ रहा। तो क्या ईरान इजराइल डायरेक्ट युद्ध के मैदान में उतरने जा रहे हैं? ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने ऐलान जो किया है उससे साफ है कि अब आमने सामने का युद्ध तय है, क्योंकि नए हिजबुल्लाह चीफ का चेहरा तय हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए हिजबुल्लाह चीफ के तौर पर सामने आ रहा नाम हाशिम सैफुद्दीन का है। सफीउद्दीन हसन नसरल्लाह का चचेरा भाई है। हाशिम हिजबुल्लाह की पॉलिटिकल विंग का लीडर है। नसरल्लाह की तरह ही हाशिम भी मौलवी है। शिया नेताओं की तरह काली पगड़ी पहनने वाले हाशिम को 2017 में अमेरिका ने टेरर कमांडर घोषित किया। हिजबुल्लाह के करीबी सूत्रों ने कहा है कि नसरुल्लाह के उत्तराधिकारी माने जाने वाले हाशिम सफीउद्दीन शुक्रवार के हमले में जिंदा बच निकला। हाशिम की वेशभूषा और हाव भाव नसरुल्लाह से मिलते जुलते हैं। 3 दशक से हाशिम सफीउद्दीन हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप में शामिल है। हाशिम लेबनान के टेरर ग्रुप का फाइनेंस चीफ बताया जाता है। नसरुल्लाह के खात्मे के बाद हाशिम मिलिट्री विंग का भी कमांडर बन सकता है। यानी नसरुल्लाह के सफाए के बाद भी इजराइल की टेंशन खत्म नहीं होने वाली है। नेतन्याहू के खिलाफ खामनेई अब खुलकर बैटल ग्राउंड में आने जा रहे हैं। ईरान इजराइल का टकराव पूरी दुनिया को खतरे में डाल सकता है। वजह दोनों देशों के हथियार और मिसाइल पावर है। इजराइल के पास एटम बम है तो ईरान एटम बम बनाने का सारा सामान जुटा कर बैठा है। ईरान और इजराइल दोनों देश कई ऐसे गुप्त हथियार रखते हैं जिनकी भनक तक किसी को नहीं, मगर दोनों मुल्क के बीच जमीनी फासला इतना है जो युद्ध को किसी भी तरफ मोड़ सकता है। इजराइल ईरान से 2100 किलोमीटर की दूरी पर है। दोनों देशों के बीच इराक, जॉर्डन और सीरिया भी बसे हुए हैं। ऐसे में जमीन पर जंग की बजाय ईरान इजराइल पर पलटवार के हाईटेक तरीके आजमा सकता है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अपने ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा जाहिदी की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल पर मिसाइल स्ट्राइक शुरू की थी, मगर वो हमला इजराइल और ज्वाइंट फोर्सेस ने मिलकर नाकाम बना दिया था। इसलिए ईरान अब नेतन्याहू से हिसाब बराबर करने की नई रणनीति पर काम कर सकता है। मसल पावर के लिहाज से भी इजराइल ईरान पर कई मोर्चे पर भारी पड़ता है। दोनों देशों में युद्ध हुआ तो क्या होगा, यह हथियारों की ताकत से समझते हैं। मॉडर्न वॉरफेयर में सबसे बड़ी गेम चेंजर एयरफोर्स मानी जाती है। इजराइल ईरान का युद्ध भी आसमानी अखाड़े में तय होना है। एयर पावर देखें तो इजराइल का पलड़ा ईरान पर भारी है। इजराइल के पास 612 एयरक्राफ्ट हैं, वहीं ईरान के पास सिर्फ 551 एयरक्राफ्ट हैं। इजराइल के पास 241 फाइटर जेट हैं, तो ईरान के पास 186 जंगी जेट का बेड़ा है। इजराइल के पास 23 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट हैं, उधर ईरान के पास सिर्फ 10 स्पेशल एयरक्राफ्ट हैं। इजराइल के पास 14 टैंकर फ्लीट है, ईरान के पास महज 7 है। इजराइल के पास 48 लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं, तो ईरान के पास 13 हैं। इजराइल की ताकत उसकी एयरफोर्स है, गाइडेड हथियार है। ईरान में घुसकर इजराइल जहां चाहे वहां दहला सकता है, मगर मिसाइल पावर के मामले में ईरान इजराइल से कम नहीं। हाईटेक दौर में युद्ध में मिसाइलें और फाइटर ड्रोन युद्ध का रुख मोड़ने का मादा रखते हैं। ईरान की जिन मिसाइलों की जद में इजराइल आता है उनके नाम भी जान लीजिए। वो ड्रोन भी देखिए जो तेल अवीव तक मार सकते हैं। हाल ही में ईरान ने परेड में 23 बैलिस्टिक मिसाइल दिखाई हैं, जिनमें 2 खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइल, 2 फतेह मिसाइल, 4 हज कासिम मिसाइल, 2 कादिर एच मिसाइल, 2 इमाद मिसाइल, 3 खुर्रम शहर मिसाइल, 4 सेजिल मिसाइल और 4 जिहाद मिसाइलों का प्रदर्शन किया गया। ईरान का दूसरा हथियार है ड्रोन, नाम है शाहिद 136B। ये शाहिद 136 ड्रोन का नया वर्जन है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर से बढ़ाकर 4000 किलोमीटर तक कर दी गई है। यानी इजराइल क्या, ईरान यूरोप में नेटो के अड्डों तक हमला कर सकता है। ईरान के ड्रोन एक तरह से खतरनाक गाइडेड बम है जो उड़ सकते हैं और बड़ी तबाही मचा सकते हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने 2022 में बताया था कि ईरान के पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिनकी रेंज में लगातार इजाफा किया गया है। این حزب الله بود که پای آنان را قطع کرد و لبنان را عزیز و سربلند ساخت. امروز هم لبنان به حول و قوه الهی دشمن متجاوز و خبیث و روسیاه را پشیمان خواهد کرد. हालांकि इजराइल के पास ईरानी मिसाइलों की काट है जिसे दुनिया आयरन डोम के नाम से जानती है। इजराइल के 2 डिफेंस सिस्टम ईरान की सभी मिसाइलों को तबाह करने का दम रखते हैं। आयरन डोम के साथ एरो डिफेंस सिस्टम नेतन्याहू आर्मी की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है।
ईरान के पास सैनिक ज्यादा हैं, वहीं इजराइल तकनीक में कई गुना आगे। ईरान के पास मिसाइलें ज्यादा हैं, तो इजराइल के पास दुनिया की बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है। ऐसे में ये युद्ध मुकाबले का होगा। अगर इजराइल मुश्किल में पड़ा तो एटम बम नेतन्याहू का लास्ट ऑप्शन होगा, लेकिन परमाणु हथियार चलाने की नौबत अमेरिका आने नहीं देगा। ईरान के औपचारिक युद्ध के ऐलान के साथ ही सुपर पावर इस अखाड़े में इजराइल के साथ होगा, जिसकी ईरान से जानी दुश्मनी है। अमेरिका के खौफ के चलते ही ईरान ने अब तक इजराइल से जंग का ऐलान नहीं किया है। सुप्रीम लीडर अली खामनेई के संदेश से भी ये साफ है कि वो फिलहाल अपना लड़ाका ग्रुप से इजराइल को सबक सिखाने की रणनीति आजमाएंगे। मुमकिन है अब इजराइल पर हूती, हमास और हिजबुल्ला और शिया मिलिशिया का ज्वाइंट अटैक शुरू हो। सीरिया और इराक फ्रंट से भी नेतन्याहू के लिए बड़ी मुसीबत आने के सिग्नल मिल रहे हैं। हसन नसरल्ला को मारने का फॉर्मूला बी बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हुआ है। नेतन्याहू और उनकी सेना ने यह फॉर्मूला आखिर क्यों अपनाया, ये देखकर पूरी दुनिया इस वक्त हैरत में पड़ी हुई। बेरूत में हुए इस धमाके ने पूरे वॉर जोन की तस्वीर बदल दी है। इस धमाके में इतना बारूद था कि लेबनान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हिल गई। ईरान में अब भी इस धमाके की शॉकवेव महसूस की जा रही, क्योंकि इजराइल का बम ही ऐसा था जिसने हिजबुल्ला के ऐसे टुकड़े कर दिए हैं कि जिन्हें जुटाना भी मुश्किल हो चुका है। हिजबुल्ला के महासचिव हसन नसरल्ला पर हमले के लिए 3 बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए गए हैं। ये है इजराइल का फॉर्मूला BBB, यानी बंकर बस्टर बम। नेतन्याहू ने हसन नसरल्ला के खिलाफ इसी BBB फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है। एक तरफ हसन नसरल्ला को देखिए और दूसरी तरफ उस जगह को देखिए जहां कई मीटर नीचे हसन नसरल्ला के होने के दावे के साथ यहां इजराइल ने फॉर्मूला BBB का इस्तेमाल किया। इस धमाके, इस दहशत, इस कयामत वाले हमले का फॉर्मूला और डिटेल में समझिए, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त बेरूत में फॉर्मूला B के बारे में जानना चाहती है। फॉर्मूला BBB यानी बंकर बस्टर बम। इजराइल के पास इस वक्त 3 तरह के बहुत ही खतरनाक बंकर बस्टर बम है। पहला है GBU-28, दूसरा है GBU-72 और तीसरा है GBU-57। हसन नसरल्ला की जिंदगी और मौत के बीच जो कंक्रीट की दीवार रही है, उसमें यही बम थे जो सेंध लगाने की ताकत रखते हैं। ये तीनों ऐसे बम हैं जो बंकर को भेद कर फटते हैं। ये गहराई में छिपे दुश्मन को मार डालते हैं। ये पाताल तक पहुंचकर ऐसा ब्लास्ट करते हैं कि टारगेट के बचने की उम्मीद पूरी तरह खत्म हो जाती है। इसी भरोसे के साथ नेतन्याहू ने फॉर्मूला BBB यानी बेरूत में बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया है। צה"ל ביצע אתמול את אחת מפעולות הסיכול החשובות בתולדות מדינת ישראל. הפעולה הזו סגרה חשבון ארוך שנים עם רב המרצחים נסראללה. Gathering information, I can tell you the United States had no knowledge of or participation in the IDF action. And here there's a growing consensus in the international community, from Western countries, from Arab countries, from the global South, that we need to establish a Palestinian Authority, but a Palestinian government, a Palestinian state, and the Palestinian state has to be recognized. इजराइल की एयरफोर्स ने गजा से लेकर लेबनान तक, खान यूनुस से लेकर बेरूत तक जिन इमारतों को मलबे में तब्दील किया है, उनमें ज्यादातर धमाके ऐसे हैं जिनका टारगेट बिल्डिंग से ज्यादा उनकी नींव यानी बुनियाद रही है। हमास और हिजबुल्लाह के जो भी कमांडर मारे गए हैं, उसमें इजराइल ने फॉर्मूला B का बड़ा इस्तेमाल किया है। इजराइल का फॉर्मूला B कैसे काम करता है, उसे बहुत गौर से समझिएगा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं इजराइल का GBU-28 बंकर बस्टर बम। यह ऐसा बम है जो 6 मीटर मोटी कंक्रीट की परत को पार कर सकता है और उसके बाद धमाका करता है। यह सुनकर कोई भी दुश्मन और गहरी सुरंग बनाना चाहेगा। अगर यह बम फेल हुआ तो उसका भी तोड़ हाजिर है।
क्योंकि उसके अलावा एक और बम है। इसका नाम है GBU-72, जो 30 मीटर मोटी कंक्रीट को भेद सकता है और उसके बाद इस बम का ब्लास्ट होता है। किसी भी दुश्मन की रूह कांप जाएगी। दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने हसन नसरल्ला के खिलाफ GBU-72 बम का ही इस्तेमाल किया है और उसकी स्ट्राइक 100% कामयाब भी हुई है। GBU-72 2,2500 किलो का बम है और इजराइल ने हमास के खिलाफ इस बम को गाजा में कई बार इस्तेमाल किया है। अगर ये नाकाम साबित भी हुआ तो इसका जवाब भी इजराइल के पास है, क्योंकि उसका तीसरा बम सबसे ज्यादा खतरनाक है और इससे कोई भी नहीं बच पाएगा। ये बम इसकी पूरी गारंटी देता है। ये बम है GBU-57। ये सबसे खतरनाक बम है जो 60 मीटर की सतह को भेदने के बाद तबाही मचाता है, यानी जमीन के 60 मीटर गहराई में छिपना भी मौत से नहीं बचा पाएगा। ये बम जिस गहराई में जाकर फटते हैं वहां कुछ भी नहीं बचता। मिसाल के तौर पर जब 30 मीटर की गहराई में किसी सुरंग में 1000 किलो विस्फोट फटेगा, यह अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि ये कैसे पूरा अंडरग्राउंड बंकर या सुरंग एक बार में ढह जाएगी और वहां छुपा दुश्मन कितना भी सुरक्षित महसूस क्यों न करे, वो मारा जाएगा। इजराइल ने शुरू से हमास की सुरंगों को भी तबाह करने में ऐसे ही बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया है। ये इजराइल का बड़ा हथियार साबित हुआ है। סיימתי כעת הערכת מצב ואישור תוכניות בפיקוד הצפון. צפויים לנו ימים מאתגרים. כוחות צה"ל נמצאים במוכנות שיא, בהגנה ובהתקפה, בכל הזירות ומוכנים להמשיך. एक साल से पूरा पश्चिम एशिया जिस बड़े युद्ध की चौखट पर बैठा हुआ है, वो गाजा के बाद बेरूत में हुए इस हमले को लेकर पक्का होता हुआ नजर आ रहा है। गाजा पट्टी के बाद लेबनान भी इजराइल की बमबारी में खंडर बनता जा रहा है। हिजबुल्लाह के कमांडर हसन नसरल्ला को कैसे टारगेट किया गया, इसे समझने के लिए नसरल्ला की लोकेशन समझिए। हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर लेबनान की राजधानी बेरूत में है। बेरूत में दाहिया नाम का इलाका है जो हिजबुल्लाह का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। यहाँ पर करीब 150 फीट गहरा बंकर है और यहीं 2006 से हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्ला का घर रहा है। हसन नसरल्ला को 2016 के बाद से खुले आसमान के नीचे नहीं देखा गया है, यानी पिछले 8 साल से नसरल्ला बंकर में ही रहा है। आखिरी बार 2016 में हसन नसरल्ला को पब्लिक के बीच देखा गया था। अब तक हसन नसरल्ला का पब्लिक के बीच आना अचानक हुआ। कहते हैं कि इसके बारे में उनके सुरक्षा कर्मियों को भी आखिरी पलों में बताया जाता है। हसन नसरल्ला के साथ बंकर में 19 सुरक्षाकर्मी हमेशा उसकी हिफाजत करने के लिए तैनात रहते हैं। हसन नसरल्ला के बंकर का दरवाजा कहां से खुलता है, किन गलियों से बंकर का रास्ता है, इसके बारे में हिजबुल्लाह के चुनिंदा लोगों को ही जानकारी रही है और वो हिजबुल्लाह के सबसे खास लोग माने जाते हैं। ऊपर इजराइल के ड्रोन और विमान जरूर मंडराते हैं, लेकिन जमीन के नीचे बैठे नसरल्ला के बारे में उनको भनक तक नहीं लगती थी। यही वजह है कि हसन नसरल्ला पिछले 8 सालों से अपने बंकर में ही रहा। लेकिन इस बार बेंयामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के महासचिव की मौत की गारंटी मांगी थी। न्यूयॉर्क में बैठे नेतन्याहू ने इजराइल की वायुसेना को फार्मूला बी लागू करने का ऑर्डर दिया और फिर इजराइल ने बंकर बस्टर का बहुत ही प्लानिंग से इस्तेमाल किया। पहले वीडियो में देखिए कि बेरूत में कैसे धमाका हुआ। एक के बाद एक कई बम गिराए गए, कई ब्लास्ट हुए। ये साफ साफ देखा जा सकता है। अब ऐसे धमाकों का एक ही जगह होना क्या बताता है, इसे बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि यहीं पर इजराइल का फार्मूला बी लागू करने का तरीका भी आपको समझ में आ जाएगा। स्टेज 1 में पहले इजराइल ने GBU-28 बंकर बस्टर फायर किया और ऐसे कई बम गिराए गए। इसके बाद स्टेज 2 में इजराइल ने GBU-72 बंकर बस्टर फायर किया और इसमें ही उसने अपने ऑपरेशन न्यू ऑर्डर के कामयाब होने का दावा कर दिया। We thought I wanted to express our condolences and solidarity with Lebanese people, and we'll be, of course, very interested to get your assessments. उसे तीसरा बंकर बस्टर GBU-57 दागने की नौबत ही नहीं आई। इजराइल की बमबारी में 3 तरह के फाइटर जेट इस्तेमाल किए गए हैं। F-16 से लेकर F-15 और F-35 पर बंकर बस्टर बम लोड किए जाते हैं और फिर उनसे बेरूत और दक्षिणी लेबनान में बमबारी की जाती है। इजराइल के एयरफोर्स ने अब जिन बंकर बस्टर बम से हमला किया है, उनकी कीमत भी जान लीजिए।
क्योंकि हिजबुल्लाह पर हमले की कीमत भी समझनी जरूरी है। बेरूत में हिजबुल्लाह के टारगेट पर जो बम इस्तेमाल किए गए हैं उनकी कीमत 10 करोड़ रुपए से लेकर 30 करोड़ रुपए तक होती है। ऐसे बम को उन्हीं टारगेट पर इस्तेमाल किया जाता है जहां दुश्मन की मौत की 100% गारंटी होती है। इसीलिए नेतन्याहू ने फार्मूला बी का इस्तेमाल किया है और हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को खत्म करने का दावा कर दिया। हमास के सुरंग नेटवर्क को तो इजराइल भेजने में 30% ही कामयाब रहा है, लेकिन लेबनान में उसने रिहायशी इमारतों को टारगेट बनाने में कोई कमी नहीं की। अब सबकी नजर बेरूत पर भी है और तेहरान पर भी है। कौन सा सिग्नल आएगा और फिर क्या वो सिग्नल युद्ध भड़काएगा या फिर इस धमाके के बाद हिजबुल्लाह खामोश बैठ जाएगा? हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के मारे जाने के बाद अब इजरायली सेना ने पूरे लेबनान में हमले और ज्यादा तेज कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने तो ऐलान कर दिया है कि हिजबुल्लाह के साथ साथ अब ईरान को भी छोड़ा नहीं जाएगा। मार दिया हिजबुल्लाह चीफ, काले ताबूत में जाएंगे ईरान, सीरिया, यमन। शुक्रवार को बेरूत में इजरायली वायुसेना ने जिस तरह से हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को भीषण धमाके से उड़ाया, उसे देखकर पूरे मिडिल ईस्ट में हड़कंप मच चुका है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह का मारा जाना लेबनान युद्ध का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब लेबनान में एक भी हिजबुल्लाह का ऐसा टॉप कमांडर नहीं बचा है जो इजराइल से जंग करने की हिम्मत कर सके। एक भी हिजबुल्लाह का ऐसा कमांडर नहीं बचा है जो इजराइल से जंग पर बड़ा फैसला ले सके। צה"ל נמצא במוכנות שיא בכל הגזרות. אנחנו עדיין בודקים את תוצאות התקיפה של המפקדה המרכזית של חיזבאללה שמוקמה מעל לבניינים אזרחיים בלב שכונת הדחיה בתוך מרחב תת-קרקעי. אנחנו נעדכן ברגע שנדע. אנחנו יודעים שהתקיפה שלנו הייתה מאוד מדויקת. इधर ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। दावा किया जा रहा है कि खामनेई ने अपने कमांडर्स को साफ आदेश दे दिया है कि अब पूरे मिडिल ईस्ट में भयंकर जंग होने जा रही है और अब ईरान को इजराइल से जंग करने के लिए आखिरी युद्ध करना होगा। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र में पूरे मिडिल ईस्ट में भयंकर जंग से जुड़ा एक ऐसा नक्शा दिखा दिया है जिसने ईरान, सीरिया, लेबनान, यमन और इराक के होश उड़ा दिए हैं। अब तो ये भी खबरें आ रही हैं कि हमास के बाद हिजबुल्लाह का पूरी तरह से सफाया होते ही इजराइल ईरान को भी पूरी तरह से तबाह करने में जुट जाएगा। इन दो तस्वीरों से साफ समझा जा सकता है कि इजराइल हमास और हिजबुल्लाह के सफाए को लेकर कितनी बड़ी जंगी तैयारी कर चुका था। एक तरफ उसने 27 दिसंबर दिन शुक्रवार को हिजबुल्लाह का सबसे पावरफुल चेहरा और चीफ हसन नसरल्लाह को मार डाला, तो वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू ने दुनिया को वो नक्शा दिखा दिया है जिसमें फिलिस्तीन का वजूद ही नहीं है। नेतन्याहू ने यही दिखाने की कोशिश की है कि हमास का सफाया हो चुका है, फिलिस्तीन का मुद्दा कब्र में दफन हो गया है। वहीं नसरल्लाह को मारकर इजराइल ने दिखा दिया है कि लेबनान की तरफ से जो मिसाइल और रॉकेट हमले हो रहे थे उनका जवाब उन्हें दे दिया गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक अब नसरल्लाह दुनिया को डरा नहीं पाएगा। इजरायली सेना के तेवर इस वक्त बेहद खतरनाक हो चुके हैं, हमास के बाद हिजबुल्लाह। जरा देखिए, नेतन्याहू के दोनों हाथों में दो तरह के नक्शे हैं। एक नक्शा काले रंग से रंगा हुआ है, दूसरा नक्शा हरे रंग से रंगा हुआ है। काले रंग से रंगे नक्शे में ईरान, इराक, सीरिया और यमन को दिखाया गया है, जबकि हरे रंग से रंगे नक्शे में मिस्र, सूडान, सऊदी अरब और भारत समेत कई देशों को दिखाया गया है। नेतन्याहू के हाथ में मौजूद दोनों नक्शों में गौर करने वाली बात यह है कि इनमें फिलिस्तीन को पूरी तरह से मिटा दिया गया है। अब हम आपको दिखाते हैं कि नक्शों को देखकर मिडिल ईस्ट के कई देश क्यों घबरा गए हैं। अब जरा नेतन्याहू के हाथ में मौजूद दो रंग के नक्शों की डिटेल भी जान लीजिए। नेतन्याहू के हाथ में काले रंग के नक्शे में ईरान, इराक, सीरिया और यमन को दुश्मन देशों के रूप में दिखाया गया है, जबकि हरे रंग के नक्शे में मिस्र, सूडान, सऊदी अरब और भारत समेत कई देश हैं।
ईरान, इराक, सीरिया और यमन वाले नक्शे पर अभिशाप यानी द कर्स लिखा हुआ है। वहीं बाएं हाथ में मिस्र, सूडान, सऊदी अरब और भारत सहित देशों वाले नक्शे पर आशीर्वाद द ब्लेसिंग लिखा हुआ है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि इन दोनों नक्शों में से फिलिस्तीन के वजूद को मिटा दिया गया है। अब दुनिया के कई देशों की सरकार नेतन्याहू के हाथ में मौजूद काले और हरे नक्शों को डिकोड करने में जुट गई है। फिलहाल नेतन्याहू ने साफ संकेत दे दिया है कि हिजबुल्लाह के बाद ईरान पर इजराइल हमला जरूर करेगा। It's a map of a curse. It's a map of an arc of terror that Iran has created and imposed from the Indian Ocean to the Mediterranean. Iran's malignant arc has shut down international waterways. It cuts off trade. It destroys millions, destroys nations from within, and inflicts misery on millions. हिजबुल्लाह का सफाया, ईरान पर हमले की तैयारी। इजरायली सेना का लेबनान की राजधानी बेरूत समेत कई इलाकों पर मिसाइल हमला अभी भी जारी है। इजराइल ने बेरूत के दहिया शहर के रहने वाले लोगों को तुरंत इलाका खाली करने को कहा है। इजरायली सेना का कहना है कि इनका इस्तेमाल हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले के लिए कर रहा है। इधर इजराइल ने लेबनान सीमा पर अतिरिक्त टैंक और बख्तरबंद वाहन तैनात कर दिए हैं। नेतन्याहू ने सेना को लेबनान में जमीनी हमले के लिए पूरी तरह से तैयार रहने को कहा है। कल बेरूत में इजराइल के फाइटर जेट F-35 से भयंकर हमले किए गए थे, जिसमें न सिर्फ हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह मारा गया, बल्कि शहर को भयंकर नुकसान हुआ है। जरा देखिए बेरूत में हुए धमाकों से जुड़ी अभी की बड़ी खबरें क्या आ रही हैं। इजरायली सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल नादाफ शोशानी ने एक्स पर पोस्ट कर नसरल्लाह के मारे जाने की पुष्टि की है। इजरायली सेना के प्रवक्ता डेविड अब्राहम ने बताया, एयर स्ट्राइक में 64 साल का हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह मारा गया है। हसन नसरल्लाह को मारने वाले ऑपरेशन का नाम न्यू ऑर्डर था। नसरल्लाह की मौत के दावे के बाद इजरायली सेना ने कहा, जो भी इजराइल को धमकाएगा, हमें पता है कि उस तक कैसे पहुंचना है। यह हमारी क्षमता का अंत नहीं है। इजरायली न्यूज चैनल के मुताबिक एयर स्ट्राइक में नसरल्लाह के अलावा उसकी बेटी जैनब भी मारी गई है। इसके अलावा हिजबुल्लाह के दक्षिण फ्रंट का कमांडर अली कारकी भी ढेर कर दिया गया है। हमले में हिजबुल्लाह के मिसाइल यूनिट के कमांडर मोहम्मद अली इस्माइल और डिप्टी हुसैन अहमद इस्माइल भी मारे गए हैं। हिजबुल्लाह चीफ का भाई हाशिम सैफुद्दीन भी कल बेरूत हमले में मारा गया है। इधर पीएम नेतन्याहू ने इजरायली दुश्मनों पर भड़कते हुए कहा है कि हमारे पास स्टील की नसें हैं। पीएम नेतन्याहू ने बेरूत में इजरायली हमले के बाद कहा कि हमारे दुश्मन सोचते हैं कि हम मकड़ी के जाल की तरह हैं, लेकिन हमारे पास स्टील की नसें हैं। हम आपको बता दें कि नसरल्लाह कई बार अपने भाषणों में इजराइल को मकड़ी का जाल बता चुका था, लेकिन अब इजराइल के इसी बारूदी जाल में फंसकर वो मारा जा चुका है। हालांकि ईरान का अभी भी यही दावा है कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह जिंदा है, लेकिन ईरान कोई सबूत नहीं दिखा पा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक बेरूत पर इजरायली हमले के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामनेई ने शुक्रवार रात अपने घर पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। बैठक में ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने इजरायली हमले की निंदा की और इसे वॉर क्राइम बताया। खामनेई के सलाहकार अली लारीजानी ने कहा कि इजराइल हद पार कर रहा है, लोगों की हत्या से समाधान नहीं निकलेगा, दूसरे लोग उनकी जगह ले लेंगे। I have a message for the tyrants of Tehran. If you strike us, we will strike you. There is no place in Iran that the long arm of Israel cannot reach. And that's true of the entire Middle East. गजा और लेबनान जंग धीरे धीरे पूरे मिडिल ईस्ट में फैल रही है। मिडिल ईस्ट के नक्शे पर आपको जो देश दिखते हैं, उनमें एक तरफ यहूदी देश इजराइल है, जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम मुल्क बहरीन, इराक, ईरान, फिलिस्तीन, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूएई और यमन है। कुल 14 देश हैं। बाकी 2 और देशों तुर्की और लीबिया को भी मिडिल ईस्ट का ही हिस्सा माना जाता है। तो हो गए कुल 16 देश, और इन 16 देशों में से 15 देश तो मुस्लिम हैं, जबकि इकलौता यहूदी देश है जो 15 देशों से लड़ने का इरादा रखता है। हालांकि नेतन्याहू ने मिडिल ईस्ट के कम से कम 6 देशों को इजराइल की तरफ मिला लिया है। इसलिए ईरान, लेबनान, सीरिया, इराक और यमन के लिए इजराइल को आसानी से हरा पाना लगभग असंभव है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में गदर मच गया है। इजराइल 9 दिनों से लेबनान में मिसाइल हमले कर रहा है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक
इजरायली मिसाइल हमलों की वजह से लेबनान में 700 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इसके अलावा 5 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा है। इजराइल ने लेबनान में चलाए जा रहे ऑपरेशन को नॉर्दर्न एरोज नाम दिया है। अब देखना होगा कि हिजबुल्लाह संगठन में 32 साल से चीफ रहे नसरल्ला के मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह इजराइल से जंग कैसे करता है।